नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिशा सालियान केस में राजनीति शुरू। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामले में झूठ बोलने के लगे आरोप। शिवसेना नेताओं पर हो रही छापेमारी से बौखलाए संजय राउत। बीजेपी को दी धमकी, जो अभी हो रहा है वो 2024 के बाद बीजेपी के साथ होगा। एनएसई घोटाले के हिमालयन योगी का हुआ पर्दाफाश। सीबीआई को मिले कई पुख्ता सबूत। हिमालयन योगी के कहने पर चित्रा लेती थी बड़े फैसले। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने उठाया बड़ा और सख्त कदम। रूसी हमले को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा यूक्रेन। इमरान खान के बदले सुर। बालाकोट एयर स्ट्राइक की तीसरी बरसी पर भारत को जंग की धमकी। इमरान ने बघारी शेखी। सबसे पहले बात दिशा सालियान केस की कर लेते हैं। दिशा सालियान केस में अब राजनीति होने लगी है। दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले में झूठे आरोप लगाने को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ मुंबई के मालवाणी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर राज्य महिला आयोग की शिकायत पर दर्ज की गई है। नारायण राणे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया था कि दिशा सालियान की मौत एक हादसा नहीं, साजिश थी और सुशांत सिंह को यह बात पता थी, इसीलिए उनकी भी हत्या की गई। डॉक्टर साहब, क्या जो राणे साहब कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है? झूठ बोलने के उसमें उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, ये जो मसला है, ये मसला इतना पेचीदा होता चला जा रहा है। नारायण राणे साहब ने सबसे पहले दिशा सालियान की मौत को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ा था। कितने वक्त बीत गए। उस वक्त नारायण राणे और उनके बेटे दोनों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कोई सबूत वो जनता के सामने नहीं लेकर के आए। अब दो मसला इसमें बस हो रहा है। एक तो दिशा सालियान के परिवार वाले वो महिला आयोग में जाकर के वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि बार बार इस तरीके से मेरी बेटी जो दिवंगत हो चुकी है उसका नाम घसीटना नहीं चाहिए। बात वाजिब भी है। दूसरी बात कि अगर नारायण राणे के पास कोई सबूत है तो वो बार बार इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वो एक केंद्रीय वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको इमीडिएटली उन सबूतों के साथ पुलिस में जाना चाहिए, सीबीआई के पास जाना चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि हमारे पास ये सारे सबूत थे, ये हमारी जानकारी थी, ऐसा हुआ और हमने सीबीआई को ये सारे सबूत हमने दे दिए। आप राजनीति करते हो इस हिसाब से कि आप किसी और लीडर को एक केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये दो तरफा बातें वो जायज़ नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिशा सालियान की मौत को लेकर के करोड़ों लोग सवाल उठा रहे थे और सवाल लाजमी है, दिशा सालियान की मौत कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई। कई सारे चश्मदीद गवाहों का बयान भी था, किस हिसाब से उनकी बॉडी गेट के बाहर वो आई। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब राजनीति से नहीं, बल्कि एक जिसको कह सकते हैं कि ईमानदार जांच से। सीबीआई पता नहीं कौन सा नशा खाकर चुपचाप जाके बैठ गई है। सुशांत के केस को डील करना उनका काम था और अब जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया है, जो न्याय मांगने वाले लोग हैं वो थक चुके, वो तरस रहे हैं। और आप ऐसे मुद्दे पे अगर आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाहते हैं तो ये लाजमी नहीं है। आपके पास सबूत है, दुनिया के सामने आए और सबूत दें। अदरवाइज ये कहना पड़ेगा कि ये जो दिशा सालियान के जो माता पिता हैं, ऑफ कोर्स वो कई सारे दबाव में भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हैं। दरअसल इस पे राजनीति जो करने की जो कोशिश की जा रही है दोनों ही साइड से, वो
बहुत ही गलत है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर शिवसेना पर हो रही छापेमारी से बौखलाए संजय राउत की। जब से ईडी ने शिवसेना के नेताओं पर छापेमारी करना शुरू किया है, तब से बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तो तेज हो ही गई है, बल्कि संजय राउत धमकी देने पर उतर आए हैं। बीजेपी को धमकी देते हुए संजय राउत ने कहा कि जो अभी हो रहा है वो 2024 के बाद बीजेपी के साथ होगा। साथ ही ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि पैसा और टैक्स सिर्फ महाराष्ट्र में है, ये किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में नहीं है। महाराष्ट्र में निकाय के चुनाव होने हैं, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई कर रही हैं। बाकी देश भर में इनके पास कोई काम नहीं है, वहां सब कुछ ठीक है। डॉक्टर साहब, ईडी की नजर शिवसेना के नेताओं पर जब से पड़ी है, तब से संजय राउत बहुत बौखला रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, शिवसेना की राजनीति का एक अहम पहलू है धमकी देना, डराना, उल्टे पुल्टे बयान देना। ये जब से अघाड़ी सरकार बनी है, संजय राउत का और दूसरा काम ही क्या रहा है? आप शब्दों की मर्यादा को भी लांघते हो। आप हर बार जो गलत होते हैं वो उनको डिफेंड करते हुए नजर आते हो। भाई, यही संजय राउत उगाही के धंधे का जब खुलासा हुआ था तो सचिन वाजे को डिफेंड कर रहे थे। इसी संजय राउत ने तो कहा था कि सचिन वाजे ईमानदार और कैपेबल, ऑनेस्ट एंड कैपेबल पुलिस ऑफिसर है। कहां है वो? आज उसी ऑनेस्ट और कैपेबल सब इंस्पेक्टर के बयानों को आप झुठलाते हो, कहते हो वो झूठ बोल रहा है। इसी परमवीर को आपने कमिश्नर भी बनाया और उसकी बातों को आप झुठला भी रहे हो। इसी अनिल देशमुख को शिवसेना ने डिफेंड भी किया, जेल के अंदर है। तो ये शिवसेना का स्टाइल हो गया है। शिवसेना की पूरी राजनीति अब सिर्फ एक बिंदु पे केंद्रित हो गई है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करना, गाली गलौज करना और इस तरह की धमकियां देना। दिक्कत ये है कि बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और शिवसेना की स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही है। एनसीपी साथ में लड़े या ना लड़े उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है, ये कहना पड़ेगा कि शिवसेना बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जी डॉक्टर साहब, अब बात एनएसई स्कैम में सीबीआई के बड़े खुलासे की। एनएसई घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी एवं सीईओ चित्रा रामकृष्ण जिस हिमालयन योगी के कहने पर फैसले लेती थी, उसकी पहचान सीबीआई ने कर ली है। ये गुमनाम योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है। दरअसल अर्न्स्ट एंड यंग की जांच में ऐसे कई बड़े और पुख्ता सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि रहस्यमय हिमालयन योगी कोई और नहीं, आनंद सुब्रमण्यम ही है, जिसे एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण ने कई नियमों का उल्लंघन करके अपॉइंट किया था। सीबीआई के पास E&Y की रिपोर्ट है और अगले कुछ दिनों में ही सीबीआई इन सारे सबूतों का खुलासा करेगी। डॉक्टर साहब, हिमालयन योगी का पता चल गया है, सीबीआई को क्या लगता है चित्रा पर भी आंच आएगी, जेल जा सकती हैं? देखिए, ये कमफ्लाज था, कोई योगी नहीं था शुरू से ही। लेकिन हिंदुस्तान में योगियों को बदनाम किस तरीके से किया गया वो उसका एक उदाहरण है। कोई मौलवी भी हो सकता था, कोई मौलाना भी हो सकता था, कोई फादर भी हो सकता था, कोई बिशप भी हो सकता था, लेकिन नहीं, आपने कमफ्लाज तैयार किया कि जब पकड़े जाएंगे तो ये कह देंगे कि हमको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहा था। और ये स्पिरिचुअल गाइडेंस देने वाला कोई नहीं बल्कि इनके मित्र और करीबी, जिन्हें बाकायदा एनएससी में अपॉइंट किया गया, करोड़ों की सैलरी दी गई। लेकिन यहाँ पे कहानी ये पूरी नहीं है। चित्रा का जो अपॉइंटमेंट हुआ ये चिदम्बरम साहब के फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए रहा। चिदम्बरम साहब, उनके पुत्र, इन लोगों का ये स्टॉक एक्सचेंज और इसके कारोबार में बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप और इंटरेस्ट भी था। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघने वाले ये लोग जो यूपी के सरकार माने भ्रष्टाधि भ्रष्ट लोग जो बैठे हुए थे, किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पैसा कमाना है, इसके लिए इन्होंने न सिर्फ एनएसई से भी हो या कोई भी हो, किसी तरीके के जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उसे यूपीए सरकार ने, जिसको कह सकते हैं कि आप वहाँ पे गंदगी इतनी कर दी
कि वहां पे मनचाहा फैसला होने लग गया। चित्रा रामकृष्णन अगर किसी को अपॉइंट कर रही है, गलत फैसले ले रही है, कोई सवाल जवाब नहीं है। ऐसा तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के पास भी पावर नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर सके। ये समझिए, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। कितना से कितना बड़ा अधिकारी कहीं पे क्यों ना बैठा हो, चेक्स एंड बैलेंस के उसके तरीके होते हैं। जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब विसल ब्लोअर ने आकर के बताया कि एनएससी जो है भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया, उस समय इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और जब जांच भी हुई, जांच होने के बाद सेबी ने क्या किया? आपने सिर्फ कुछ लाख रुपए, कुछ करोड़, जो इनके लिए हवा पानी भी नहीं है, आपने सिर्फ वही जुर्माना लगा करके छोड़ दिया। इन लोगों को तो तिहाड़ जेल के अंदर डालना था, लेकिन चूंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब चोर उचक्कों की जमात वहां बैठी हुई थी, सब लोगों ने इस पाप के ऊपर आंखें बंद कर ली। क्या सेबी से जुड़े हुए जितने भी डायरेक्टर्स और जितने भी पोजीशन वाले लोग हैं, क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आपकी नाक के नीचे ये सारा काला कारोबार हो रहा था और आपको इसके बारे में इल्म भी नहीं था। अगर इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी, पता नहीं था, तो आप वहां बैठे ही क्यों हो? पान दुकान खोलिए और कोई धंधा कीजिए। आप इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप तमाशा करवाएंगे? स्पिरिचुअल गाइडेंस से काम हो रहा था। बाल को संवार के रखो। ये ईमेल पे चल रहा है और ये सेबी में इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग उसी तरीके से आपने पूरी तरीके से क्लीन चिट देने के। ये कसूर सिर्फ चित्रा का नहीं, सिर्फ आनंद का नहीं, बल्कि सेबी से जुड़े हुए तमाम लोगों का है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर यूक्रेन के रूस के खिलाफ उठाए गए कदम पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार चौथे दिन जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में दोनों देशों के सैनिकों के साथ ही बड़ी संख्या में यूक्रेन के आम लोगों की जान भी जा रही है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिसके चलते यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया है और शिकायत की है। यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना आवेदन आईसीजे को सौंप दिया है और अगले हफ्ते ट्रायल शुरू होने की उम्मीद जताई है। डॉक्टर साहब, रूस पर इस जो ये शिकायत हुई है, इसका कोई असर होगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ह्यूमन राइट्स कमीशंस, ये सब डिबेटिंग सोसाइटीज हो गए। इतना बड़ा जघन्य अपराध हो रहा है। किसी सॉवरेन कंट्री के ऊपर घुस के किसी दूसरे मुल्क की सेना वहाँ पे तबाही मचा रही है और पूरी दुनिया जो है वो चुप बैठी हुई है। क्या हो रहा है? वास्तव की स्थिति क्या है वहाँ पे? स्थिति ये है कि यूक्रेन में जो आम लोग हैं उनके पास हथियार पहुंचता रहेगा और ये लोग रूस से सड़कों पे लड़ाई करते रहेंगे। अब ये समझिए, ये आसान नहीं है कि आपने आर्मी भेज दी और पूरे इलाके को कब्जा कर लिया और आप वहां पे अपनी मनचाही सरकार वहां पे बना दें। हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि यूक्रेनियंस जो पूरे यूरोप में, अमेरिका में, जहां जहां वो लोग बैठे हुए थे, वो लोग वापस अपने मुल्क जा रहे हैं हथियार उठाने के लिए। क्या होगा? सिविल वॉर की स्थिति हो जाएगी। रशियन आर्मी को यही रेसिस्टेंस मिल रहा है। एक दो दिन अगर और ये टल गया, पूरी दुनिया से हथियार यूक्रेन के अंदर पहुंच जाता है, तो ये मसला काफी लंबा चलेगा और इसमें कई सारे डेवलपमेंट्स भी होंगे। पुतिन ने एक ब्लफ जो अमेरिका का था, नाटो का था, उसको तो सही रीड किया, लेकिन आपने सेना को यूक्रेन में घुसाकर जो गलती की है उसमें रूस फंसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये लड़ाई अगर लंबी चली, रूस की साख भी जाएगी और रूस को अगर वापस यूक्रेन छोड़ के बाहर निकलना पड़ा तो उनकी इज्जत भी चली जाएगी और बहुत ज़्यादा एक इंटरनेशनल क्राइसिस क्रिएट होने वाला है।
जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान की खोखली धमकी पर। पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक में पड़ी मार को पूरी तरह से भूल चुका है। शायद इसीलिए इमरान खान फिर से भारत को जंग की धमकी देने लगे हैं। 20 फरवरी 2019 को बालाकोट के जवाब में पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के सैन्य ठिकानों पर असफल जवाबी हमला किया था। अब उसी की बरसी पर इमरान खान ने ट्वीट करके खूब जहर उगला है। सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने भी अपनी ताकत का जमकर बखान किया। ट्विटर पर पाकिस्तानी सेना ने यहां तक दावा कर दिया कि उन्होंने 2019 में आज के ही दिन भारत को करारा जवाब दिया था, जबकि सच्चाई सबको पता है। डॉक्टर साहब, इमरान खान की इस धमकी को क्या माना जाए? भाई, नंगा खाएगा क्या और पहनेगा क्या? इमरान खान को ये समझ में आना चाहिए कि उनकी सारी पोल पट्टी और पाकिस्तान की सारी जो गिदड़ भभकी है वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट कमेटी के अंदर ही खुल चुकी है। आपको याद होगा जब ये एयर स्ट्राइक हुआ और दूसरी घटना जिसमें कैप्टन अभिनंदन वहां पे उनको बंदी बना लिया गया था, इसी दिन की ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब जो पाकिस्तान के मीडिया और वहाँ पे जो घटना घटी उसे आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। हुआ ये था कि जिस चीज़ की एक गिदड़ भभकी और ताकतवर और जो दिवस मनाया जा रहा है उसके बैकग्राउंड की स्टोरी भी समझ लीजिए। विंग कमांडर अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद वहाँ एक मीटिंग की गई, इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी के भी लोग थे जी। और उसमें बाजवा भी थी। और जब बाजवा बातचीत जब शुरू हुई तो बाजवा ने सीधे कह दिया कि 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को भारत को सौंप देना चाहिए। और जब वो कह रहे थे तो वो नर्वस भी थे और जो लोग उस मीटिंग में थे उन्होंने बताया कि वो कांप भी रहे थे। वो इसलिए क्योंकि बाजवा ने साफ साफ कहा कि अभी उधर दूसरी किस्म की सरकार है। ये मोदी, अगर आपने 24 घंटे के अंदर उसे छोड़ा नहीं और कोई जवाबी कार्रवाई हो जाता है, हमला हो जाता है भारत की तरफ से, जो वो लोग कर देंगे, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और इमरान खान ने कहा कि भाई इस वक्त हम लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते जी। ये सब कहाँ हो रहा है? टॉप मीटिंग में, जहां आईएसआई का चीफ, आर्मी चीफ, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग वहां पे मौजूद थे। और ये बार बार ये लोग कह रहे थे कि पहले तो अभिनंदन को दे दो, कहीं मामला बढ़ गया तो मोदी तो छोड़ेगा नहीं। अब ये बातें अंदर हुई जी। उस वक्त किसी को मालूम नहीं चला, लेकिन जब आर्टिकल 370 और अलग अलग कार्रवाइयां होने लग गई, जब इमरान खान के ऊपर ये दबाव पड़ने लग गया कि भाई मोदी ने तो बिना एक कतरा खून गंवाए पूरे कश्मीर को अपने में शामिल कर लिया, हम क्या कर रहे हैं? तो उस वक्त इमरान खान इसी तरह की गिदड़ भभकी दे रहे थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट, और उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी में जो मौजूद विपक्ष के जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये सारी कहानी बता दी। इट इज ऑन द रिकॉर्ड कि अभिनंदन के समय आप तो थर 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 कांप रहे थे मोदी से। आप उस वक्त अगर आपने अभिनंदन को पकड़ लिया होता, उसको रिलीज नहीं किया होता, तो आपके पास बार्गेन करने के लिए कोई चीजें होती, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया डर के मारे। तो अब आप कैसे कश्मीर को वापस लोगे? ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर हुआ और ये दिवस मना रहे हैं। अब आप समझिए कि किस तरह का फ्रॉड है ये इमरान खान। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नटवरलाल हिंदुस्तान में है और
दूसरा नटवरलाल पाकिस्तान में है जिसका नाम इमरान खान है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।